हेलो एवरीवन, वेलकम आपका 70th बीपीएससी में। और आज हम लोग देखेंगे एक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और ये 70 के साथ साथ 71st बच्चों के लिए भी है, क्योंकि यकीन मानिए अभी प्री मोड में मत जाइए, क्योंकि अगर आप अभी मेंस तैयार कर लेते हैं तो जब प्री होगा आपका, उसके बाद जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपसे अच्छा कोई आंसर राइट नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आंसर राइटिंग करके कोई कंटेंट नहीं सीखता है, कंटेंट होने के बाद आंसर लिखा जाता है। यही एक अच्छा प्रोसेस है जिससे आप एग्जाम में कामयाबी पाओगे। ठीक है, देखो आप अगर देखोगे 60th, 68th और 69th में तो एक तरह का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसका मतलब यह है कि एक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। ठीक है, हमारा जो भी लेक्चर होता है वो पीवाईक्यू को एनालिसिस करके होता है, उसको हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कराते हैं ताकि हमारा पीवाईक्यू भी हो जाए और साथ ही साथ एडिशनल टॉपिक भी हो जाए जो एग्जाम में आने की संभावना है। जब हम एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम देखते हैं उसमें दो चीज था, एक था कंपनी रूल, कंपनी मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा कंपनी, उसके साथ साथ क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल, क्राउन का मतलब होता है जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वहां पे जो क्वीन थी उनका क्राउन रूल उनको बोलते हैं। तो कंपनी का रूल कब से कब तक था? 1773 से लेकर 1858 तक। यहीं तक क्यों था? क्योंकि 1857 में जब वॉर हुआ तब उसके बाद ये देखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि इंडिया से तो हमको बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन ईएससी का जो रवैया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रवैया है, उससे बिल्कुल विश्वास हो रहा था कि इंडिया लोग इसको खदेड़ के भगा देगा, तो हमको पावर अपने हाथ में लेना है और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को डाइल्यूट कर देना है और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक कंपनी के तौर पे रख देना है, उसको गवर्नमेंट जैसा अथॉरिटी नहीं देना है। उसके बाद स्टार्ट हो गया क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर 1947 आजादी दिन तक चला था। ठीक है, अगर इस तरह के हॉलिस्टिक वे में पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कंसेप्ट भी रहेगा और अच्छे से लिख भी पाओगे। तो हम सबसे पहले कंपनी रूल देखते हैं जो 1773 से लेकर 1858 तक था। इसके बीच में जितने एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट हो गया, चाहे चार्टर एक्ट हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हो गया, सबको एक हॉलिस्टिक वे में देखेंगे। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछेगा तो आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखेंगे। दो चीज समझो, एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और एक आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो ये पहला अटेम्प्ट था, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1773 जो था एक अटेम्प्ट था, ठीक है, कि हम रेगुलेट करें इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था, ये फेल्योर हो गया था। लेकिन उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था जो 1784 में आया था, ये सक्सेसफुल रहा। तो दोनों को पढ़ेंगे, चाहे वो अनसक्सेस रहो चाहे सक्सेस रहो। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेटिंग पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक तरह का लेजिस्लेटिव पास हुआ था, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, टू एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो रहे थे एंड फाइनेंशियल क्राइसिस फेसिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों हो रहा था? क्योंकि वॉर हार रहे थे वो लोग। अभी आगे डिस्कस करेंगे। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ कंपनी अफेयर्स फॉर द ग्राउंड वर्क। आपसे अगर प्रीलिम से पूछेगा विच एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंपनीज अफेयर इन द इंडिया, तो ये यही एक्ट था। ये भी आपको वहां पे कोट करना है। ठीक है, उसके बाद इट मेड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। देखो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, कभी भी गवर्नर को मैंने जीओबी लिखा, आप एग्जाम में जीओबी नहीं लिखोगे, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, आप जीओबी को गवर्नर ऑफ बॉम्बे लिखोगे। मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब यह है कि जो अपना ये था एक्ट, इसके थ्रू क्या किया गया था, जो बॉम्बे का गवर्नर था, मद्रास को जो था उसको सबऑर्डिनेट करके अंदर रख दिया गया था, बंगाल के अंदर सबऑर्डिनेट करके रख दिया गया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेटेड कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके पोजीशन को बढ़ा दिया गया था। ही वाज गिवन विद द कास्टिंग वोट बट नॉट वीटो। कास्टिंग वोट उनको दिया गया था, मतलब वो दोबारा वोट दे सकते, लेकिन वीटो पावर, वीटो वोट उनके तो पास नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी रेडी हो रहे, कोई अलग प्रिपरेशन होता है, लेकिन जब आप मेंस को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारा प्रीलिम्स का भी चीज आपका कंप्लीट होता है। इसको बात भी हम आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो था वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, लेकिन इतना ही नहीं पढ़ना है। इस नीड क्या था इस एक्ट का? कुछ तो नीड रहा होगा, ब्रिटिश ऐसे कोई चीज नहीं लगता था, लेकिन इसका नीड इसलिए था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल होने लगा था, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे फेल्योर होने लगा था। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अगर
अगर हम लोग रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए 1857 का वॉर भी हुआ। अब बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश पार्लियामेंट को पैसा जा रहा था, इसलिए बोला जाता है इंडिया सोने की चिड़िया था, लूट लिया ब्रिटिश ने, इसलिए बोला जाता है। और समझो इस बात को कि वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे वो नवाब के अंदर था, लेकिन पावर ब्रिटिश के पास था, और एडमिनिस्ट्रेशन जो नवाब के पास था वो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे थे ब्रिटिश के साथ, उसके साथ रैम्पेट करप्शन हो रहा था। मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, वो इंग्लिश नवाब बन गए थे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो दे वेयर बिकम द इंग्लिश नवाब इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो वो इंग्लिश नवाब बन गए थे और वो करप्शन कर रहे थे, और उसके साथ साथ सारा पैसा लेके एक अच्छा लेविश लाइफ जी रहे थे वहाँ पे जाके, इंग्लैंड में जाके। इस चीज़ को बताना है। लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था, क्यों? जो अमेरिका को टी जो बेचा जा रहा था, आपको पता है ये टी में आपका जो भी दार्जिलिंग वाला एरिया था, तो वहां से जो टी बेचा जा रहा था अमेरिका को, उसमें लॉस देखा गया, तो ब्रिटिश का क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस होना स्टार्ट हो गया। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत थी। फेल टू मेंटेन मोनोपोली, इनका मोनोपोली खत्म हो गया। ब्रिटिश अपना मोनोपोली कर रहे थे ना, अपना मनमाना कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया था ना, वो डिक्लाइन हो गया। किसके बाद? जब आप देखोगे जो बैटल ऑफ बक्सर था, जो 1764 से 65 तक हुआ था, और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, लेड टू टेरिटोरियल डोमिनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। उसके कारण क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल डोमिनेंस होने लग गया। उन्होंने अपना एक टेरिटरी एक्वायर करना स्टार्ट कर लिया। तो इसलिए रेगुलेटरी एक्ट का जरूरत था कि भाई तुम वहां बिजनेस करने गए हो, तुम जमीन एक्वायर कर रहे हो, तुम टैक्स वसूल लो, तो रेगुलेट तो करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश किया। कंपनी जो है ना, मैसूर के साथ डिफिक्ट होना स्टार्ट हो गया, मैसूर के साथ लड़ाई हार गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका पोजीशन भी कमजोर हो रहा था। इसको जानने की जरूरत है। फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी, करप्शन जो था ना, उसके कारण लॉस हो रहा था, लॉस के कारण बैंकरप्सी हो रहा था, तो कंपनी भी लॉस में थी, तो इसलिए लगा कि ऐसा होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या क्या प्रोविजन था इस एक्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट का कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की बातें हुई और एस्टैब्लिश भी हुई। उसके बाद पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इसका क्या मतलब है कि आप देखो ना, जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे और बॉम्बे थे, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। इसका मतलब क्या कि पावर किसके पास है? बंगाल के पास। जब भी पावर को एक जगह केंद्रित किया जाता है उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, सो दैट कि एक पावर मिले, एक अथॉरिटी मिले, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑन करप्शन, प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम द एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। जो भी इंग्लिश नवाब थे, सो कॉल्ड नवाब, उनको प्राइवेट ट्रेड में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, उनको वहां से प्रोहिबिट कर दिया, कि मना कर दिया गया कि आप इसमें नहीं भागीदारी दोगे। कंट्रोल्स ओवर द इंडियन अफेयर्स, रेगुलेट अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया। अब क्या कर दिया गया कि इंडियन अफेयर्स को, जो कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स का मतलब हो रहा है कि इंडिया में जो चीजें था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, रेगुलेट करने की कोशिश किया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रहा है उसको रेगुलेट करने की कोशिश किया गया इस रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक स्टेप ले रही थी, लेकिन क्या कंपनी को ऐसा लगेगा कि ऐसा होना जरूरी है? कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई रेगुलेट करे। दे वेर आल्सो वांट टू रेगुलेट बाय देमसेल्फ, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को फाइनेंशियली बहुत सारा पैसा आ रहा था वहां से, वो देख रहे थे जितना लंबा टाइम तक ये लोग इंडिया में रहेंगे हमारा खजाना भरेगा। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी थी कि इंडिया जो है ना इनको खदेड़ देता, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आने की जरूरत है, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, देखो जो सीओडी था, सीओडी मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नीड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो इनको था कि रिपोर्ट करना था, लेकिन ये रिपोर्ट में गड़बड़ कर रहे थे। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, उसके पहले आप एक चीज को समझो, क्या प्रॉब्लम हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसका जो डिसीजन था वो कौन ले रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ले रहा था। उनका क्या काम था कि वो रिपोर्ट, जितने रिपोर्ट्स है ना, वो की डिसीजन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल का क्या काम था कि सारा का सारा इंडिया रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को करेंगे। उसका एक चेन था, गवर्नर जनरल सारा रिपोर्ट अपने कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को देंगे जो लंदन में बैठा था, अब वो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे।
लेकिन इसी में लूप होल था। क्या था? जो गवर्नर जनरल डिले करता था रिपोर्ट को, मिस रिपोर्ट करता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाना था, क्योंकि गवर्नर जनरल तो वहां बैठा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था और पैसा कमा रहा था वो भी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सही खबर नहीं जा रहा था, इसलिए जरूरत था इस एक्ट का। दस द बीपी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था कुड नॉट कीप ऑन इफेक्टिव ओवरसाइट, अच्छी तरीके से नजर नहीं रख पा रहा था, उनके साथ मिस इंफॉर्मेशन हो रहा था। आप कभी भी बीपी नहीं लिखोगे, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो 1773 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन 1784 वाज फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट। दिस मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, लेकिन इसको भी आपको मेंस में कोट करना है कि आप लिखोगे 1773 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल अटेम्प्ट। पिट्स इंडिया एक्ट वाज द सेकंड अटेम्प्ट बट फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट देख लेते हैं। द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड वारन हेस्टिंग, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ गवर्निंग ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी मिस मैनेजमेंट एंड करप्शन इन इंडिया। तो मिस मैनेजमेंट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट को सही नहीं दे रहे थे, करप्शन कर रहे थे, रैम्पेंट करप्शन हो रहा था, उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट को फिर से लाया गया रेगुलेटरी एक्ट के बाद, ठीक है। मिलिट्री सेटबैक हो रहा था। मिलिट्री सेटबैक का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठा जीत गए थे, ठीक है, एंग्लो हार गए थे। अगर आप वॉर हारोगे तो आपका कहीं ना कहीं वहां पे आपका डोमिनेंस कम होगा, तो ये सब कारण था। इंक्रीजिंग ओवरसाइट ऑफ क्रोन, द शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग एंटिटी टू रूलिंग पावर बाय ईएसी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थे? ट्रेडिंग करने गए थे, वहां पे बिजनेस करने गए थे, लेकिन वो रूलिंग पावर करने लग गए थे। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विलियम पिट टू गिव मोर कंट्रोल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडियन अफेयर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देने की बात कही गई, क्योंकि आप वहां पे बिजनेस करने गए तो कमा के ब्रिटिश पार्लियामेंट को दो, आप वहां पे पावर अपना दिखाने लगे, रूलिंग पावर करने लगे, इसलिए लाने की जरूरत था। फेल्योर ऑफ रेगुलेटरी एक्ट 1773, फेल्योर क्यों हुआ? कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ और डिले इन रिपोर्ट हुआ, जहां पे आप इस चीज को कोट करोगे और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, मैं एश्योर करता हूं इस चीज का, ठीक है। चलो, अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था? डुअल कंट्रोल हो गया था, डुअल कंट्रोल लाया गया। डुअल कंट्रोल का मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि कॉमर्शियल चीज देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि पॉलिटिकल चीज देखेगा, ताकि दोनों चीज अलग हो जाए। जो कॉमर्शियल चीज है, जो पॉलिटिकल चीज को हम अलग कर देंगे, तो डुअल गवर्नमेंट का बातें बोला गया। दिस एक्ट सेपरेट ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रोल्स बाय क्रिएटिंग द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो आप बताओगे, आपको पता होना चाहिए पिट्स इंडिया के थ्रू डुअल गवर्नमेंट की बात हुई थी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है और आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है। इंक्रीज पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल कहां का पार्लियामेंट? ब्रिटिश का पार्लियामेंट का इंक्रीज कर दिया गया कंट्रोल। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटरीज कंट्रोल वेयर ईआईसी वेयर द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जो भी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो टेरिटरी एक्वायर किया था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के बाद, वो सारा जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन वो नहीं होगा, ये भी जानने की जरूरत है। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो इंक्लूड सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू और मेथड ऑफ ईआईसी। जो भी मेथड ऑफ ईआईसी का रेवेन्यू होगा, मिलिट्री होगा, सिविल भी होगा, वो पावर किसके अंदर डाल दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर डाल दिया गया। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरा का पूरा जो पॉइंट मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। लाइक कीजिए, उसके साथ साथ और भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं पूछ रहा है। बहुत अच्छा चीज़ बहुत अच्छे लोगों के पास पहुंचना चाहिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देखो अब चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट 1833 और 1853, तीन चार्टर एक्ट आया, ठीक है। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात। अब हम इसको इस वे में क्यों बता रहे हैं कि चार्टर एक्ट 1333 और 53 बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। कभी एक मोनोपोली किसी चीज़ का दिया गया, वापस में ले लिया गया, तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिफरेंस के वे में पढ़ेंगे, तो एग्जाम में ऐसी पूछने की पॉसिबिलिटी होगा कि तीनों एक्ट का एक ही में बोल देगा, तीनों के बीच डिफरेंस दे देगा या इंडिविजुअल भी दे देगा, तो आप उस वे में रहोगे कि आप आंसर कर सकते हो। अब हुआ क्या कि जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, वेर अलाउड टू कम टू ब्रिटिश इंडिया एंड प्रीच रिलीजन। अब क्या हो गया? क्रिश्चियंस वगैरह आने लगे वहां से, ब्रिटिश से, और यहाँ पे जो भी गरीबी था ना उस समय में, वहां पे खाने का भी दिक्कत था, तो क्रिश्चियंस वगैरह क्या कर रहे थे? तो वहां पे मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट होने की जरूरत था, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आना स्टार्ट हो गए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, ठीक है। इंपावर लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पर्सन एज पर द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्या किया गया कि जो भी लोकल पर्सन थे ना, लोकल पर्सन को भी लोकल गवर्नमेंट ने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया गया, उनको पावर दे दिया गया। ये 1813 एक्ट बोलता है, चार्टर एक्ट बोलता है। इंडेड कॉमर्शियल मोनोपोली, यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कॉमर्शियल मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको इंड कर दिया गया इन द इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड
एंड ट्रेड विथ चाइना। जो टी का ट्रेड था और ट्रेड विथ चाइना था ना, वही उनके पास मोनोपोली था। मोनोपोली का मतलब ये था कि सारा चीज बिजनेस जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेंगे, लेकिन क्या रेट होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेंगे। लेकिन जब बात आता है टी के ट्रेड के साथ, जो चाय का व्यापार होगा, उसके साथ साथ जो चाइना के साथ व्यापार होगा ना, उसका कौन देखेगा? उसको देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली भी होगा। इसका मतलब यह है कि अपना मनमाना कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज में इनका मनमाना नहीं चलेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। ठीक है। 20 ईयर्स मोर पोजीशन ऑफ टेरिटरी एंड रेवेन्यू। अब 20 साल के लिए इनका टाइम बढ़ा दिया गया कि 20 साल तक आप पोजीशन रखे रहोगे अब टेरिटरी का, और रेवेन्यू पे भी रख पाओगे 20 साल तक। 20 साल का मतलब ये है कि आप देखो 1813 के बाद 20 साल बाद 1833 आता है। इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। उसके साथ देखो, नो अदर कंपनीज कैन इंटर इंडिया। ठीक है। अदर कंपनी भी इंडिया में इंटर कर सकता है। राइस 1 लाख विल बी गिवन फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया। उसके साथ साथ एंड अदर फाइनेंशियल ग्रांट वेयर मेड फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। तो और भी पैसा जो दिया गया फाइनेंशियल ग्रांट, तो ताकि रिवाइवल हो इंडियन लिटरेचर का रिवाइवल हो। ठीक है। प्रमोशन ऑफ साइंस हो। अब क्या कर रहा है ब्रिटिश चाल चल रहा है। ब्रिटिश क्या कर रहा है कि इंडियनाइजेशन कर रहा है, इंडियन लोगों को वैल्यू दे रहा है, उनके लिटरेचर को भी वैल्यू दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि इंडियन को दे रहा है कि भाई हम आपके बेटरमेंट के लिए, हम बेटर गवर्नमेंट के लिए, सो दैट उनके अंदर ये भावना ना आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लूट रहा है और हम लॉन्ग टर्म तक ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां पे रह सके, ईस्ट इंडिया कंपनी रह सके। ठीक है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मोनोपोली वाज कंप्लीटली इंडियन। मोनोपोली कंप्लीटली इंडियन का मतलब ये था कि आपका जो चाय के साथ खेती था उसमें जो मोनोपोली था और ट्रेड विद चाइना था वो भी अब खत्म कर दिया गया। सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगा। इंडिया द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी, पूरा का पूरा कमर्शियल बॉडी इनको एंट्री कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कमर्शियल बॉडी एक्टिविटीज खत्म कर दिया। मूव टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव वाज सेंट्रलाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव को सेंट्रलाइज किया गया, ये भी ध्यान पे रखना, जैसे 73 में किया गया था। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव को एडीएम लिखे हैं, बार बार बता रहे हैं हम लिखें क्योंकि हमको बहुत लिखना रहता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ही लिखोगे एग्जामिनेशन में। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट में हुआ था? 1833 में। और पहला कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव ऑफ देयर पावर, इनकी पावर ही खत्म हो गया मेकिंग लॉ। पहले सबऑर्डिनेट किया गया, कब किया गया सबऑर्डिनेट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, लेकिन इनके पावर को भी डिप्राइव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दे कैन ओनली सजेस्ट टू गवर्नर जनरल काउंसिल को सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, मतलब वो पावरलेस हो गए वो लोग। ठीक है। प्रिविलेज हो गया। लेफ्ट बाय 1830 एक्ट वेयर टेकन अवे, जो भी प्रिविलेज थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी का बचा हुआ था सब ले लिया गया। 1813 के बाद भी जो बचा हुआ था इस एक्ट में सब कुछ ले लिया गया। ठीक है। इंडियन लॉ कमीशन वाज मेड अंडर द चेयरमैन ऑफ लॉर्ड मैकुले, तो लॉर्ड मैकुले के अंदर इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। ये भी आप वहां पे कोट करोगे, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या प्रोविजन थे 1833 एक्ट का, तो यही साहब आप लिखोगे। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप फॉर इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द स्लेव इन इंडिया। जो स्लेव थे ना, स्लेव का जो कंडीशन था बहुत बेकार था, उसको इंप्रूवमेंट के लिए भी इस एक्ट के अंदर बातें कही गई थी। ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है? सर्विसेज एंड जॉब्स अंडर द कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियन, जो भी सर्विसेज जॉब जो पहले ब्रिटिश को ही मिल रहा था अब सबके लिए ओपन कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है एज पर द 1833 एक्ट इज कंसर्न। ठीक है। 1853 में क्या हुआ था? ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है। इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आया, चार्टर एक्ट तीन ही आया, 1813, 1833, 1853। ठीक है। सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल में दो चीज था, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन था, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, उसको क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है? एग्जीक्यूटिव पावर गिवन टू गवर्नर जनरल काउंसिल, तो गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको एग्जीक्यूटिव पावर दे दिया गया, उसको ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ एक 6 मेंबर बॉडी बनाया गया फॉर द लेजिस्लेटिव मैटर, तो लेजिस्लेटिव मैटर के लिए 6 मेंबर बॉडी बनाया गया, क्योंकि सेपरेट किया गया तो लेजिस्लेटिव मैटर किसी ना किसी को तो दोगे, तो 6 मेंबर बॉडी बना दिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैटर किसको दे दिया? गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिया एज पर द 1853 एक्ट इज कंसर्न। ये ध्यान पे रखना है। अब जो आउट ऑफ 6 लोग थे, 6 लोग किसके? लेजिस्लेटिव मैटर के, उसमें 4 जो लोग थे ना मेंबर वेयर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट ऑफ आगरा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, तो यहां से 4 मेंबर लिए गए लेजिस्लेटिव मेंबर के लिए, लॉ बनाने के लिए। ठीक है। अब देखो, एक्सटेंड कंपनी रूल बट डिड नॉट मेंशन एन एनी टाइम। अब देखो हर बार देखो तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया, यहां भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया, यहां
यहाँ भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन 53 के बाद ये नहीं बताया गया कि कितने साल के लिए बढ़ाया जाए, ये नहीं बताया गया, कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया। द लॉ मेंबर मेड अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ काउंसिल, मेंबर ऑफ काउंसिल। अब क्या गया, लॉ मेंबर बने थे ना, कब बने थे, इसमें लॉ कमीशन बना था, लॉ मेंबर बने थे, तो लॉ मेंबर को फुल फ्लेज बना दिया गया मेंबर ऑफ काउंसिल का, ठीक है। उसके साथ साथ रिड्यूस किया गया स्ट्रेंथ को, किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो स्ट्रेंथ था वो 24 था, उसको 18 कर दिया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल कब आया था, डुअल गवर्नमेंट के टाइम में, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। ब्रोक द कंपनी मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट, जो कंपनी का मोनोपोली था कि सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए, उनके मोनोपोली को तोड़ दिया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट एक्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जो एग्जाम में भी पूछा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाज अ की पीस ऑफ लॉ दैट ट्रांसफॉर्म ब्रिटिश इंडियाज गवर्नेंस। अब क्या हुआ, 1857 को भी हम पढ़ेंगे, अभी लास्ट अगला लेक्चर उसी को पढ़ाने वाला है। तो 1857 में वॉर आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा डर गया, भाई साहब अब तो हमको भगा देगा, ठीक है लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बेटर गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो एक्ट का भी नाम चेंज कर दिया लोग, देखो कितना तेज था। पहले रेगुलेटिंग एक्ट रखा, उसके बाद चार्टर एक्ट रखा, अब इंडिया को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने 1858 रख दिया, ताकि भाई तू लोग खुश हो जाओ, ठीक है। द एक्ट वाज पास इन द आफ्टरमाथ ऑफ द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 के बाद ये है, बट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया। टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश, क्योंकि देखो बीडी सावरकर क्या बोलते हैं इसको, बीडी सावरकर बोलते हैं 1857 वॉर को, इस वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। उनके बारे ये कहा गया बात है, बहुत लोगों ने इसको बोला भी कि ये सिपाही मिटनी था, सिपाही मतलब मुल्क के साथ झड़प था ये, ठीक है, ठीक है। अब इस एक्ट का क्या नीड पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ द एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट बिकम क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स पे रिपोर्ट चला गया था, लड़ाई, ठीक है। ब्रिटिश डरे हुए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रोइंग ऑफ रेसिस्टेंट इन इंग्लैंड अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के खिलाफ जो लोग का जो गुस्सा था ना बढ़ने लग गया इंग्लैंड में, ठीक है। रीच द क्लाइमेक्स विद द म्यूटिनी ऑफ 1857, जो झड़प हुआ था, जो लड़ाई हुआ था 1857 का, ये रीच कर गया क्लाइमेक्स पे। लोग समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये सब देखेंगे 1857 वॉर, 1857 वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था, कॉज क्या था, सब देखेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। पासिंग ऑफ 1853 एक्ट, 1858 एक्ट उसमें पास कर दिया गया, उसमें ओरिजिनली टाइटल एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे ये पता होना चाहिए जो 1858 का जो एक्ट था उसको क्या बोला गया, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नेंस फेल हो रहा था ना, गुड गवर्नेंस नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने गुड गवर्नेंस की कल्पना की। उसके साथ साथ म्यूटनी वाज सप्रेस्ड, म्यूटनी को सप्रेस कर दिया गया। ट्रांसफर गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को पूरा का पूरा गवर्नेंस ही ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा खत्म कर दिया गया, ठीक है। कंप्लेंट ऑफ ट्रेडर, ट्रेड वगैरह कंप्लेंट करने लगे, जो भी व्यापारी थे वो बोलते थे ट्रेडर्स गॉट इंटरेस्ट बट दे कंप्लेन, गॉट इंटरेस्ट बट दे कंप्लेन ऑन ए कंपनी फॉर नेग्लेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी नेग्लेक्ट कर रही थी, तो उनका भी कंप्लेन था, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग था और ट्रेडर्स का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, इंडियन ट्रेडर्स का भी ध्यान नहीं देख रहे थे। तो ये सब जानने की जरूरत है। ब्रिटिश पॉलिसी वेयर ब्लेम, ब्रिटिश का जो पॉलिसी ब्लेम हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का फेल हो गया उनका, इसलिए इस एक्ट का जरूरत था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट का जरूरत था, इसलिए एक्ट का नाम रखा गया बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या हो गया, बहुत सारे जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू क्या हो रहा था कि स्नैच किया जा रहा था प्रिंसली स्टेट के पावर को, ठीक है। तो इस सब को भी आपको जानने की जरूरत है, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे जब हम 1857 को देखेंगे, वॉर ऑफ 1857 को जब देखेंगे और डिटेल में देखेंगे वॉर क्यों हुआ, क्या कारण था, वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, सब देखेंगे, निश्चिंत रहो। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि 1858 एक्ट क्या जरूरत पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, तो समझो इस बात को, नीड क्या था एक्ट का। जब हम आपको 1857 वॉर के बारे में बताएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी भी समझ में आया होगा 1858 एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्या प्रोविजन था, तो वायसराय को लाया गया। देखो समझो इस बात को, आप देखोगे ना सबसे पहले बार गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल किया गया, वो कब किया गया, वो किया गया 1773 एक्ट में, ठीक है। उसके बाद 1833 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। लेकिन अब अभी देखोगे तो वायसराय कर दिया गया गवर्नर जनरल को। वायसराय कब किया गया, 1858 में, तो ये भी याद रखने की जरूरत है, ठीक है। गवर्नर जनरल रिप्लेस विद वायसराय। उसके साथ एंड ऑफ कंपनी रूल, तो आपसे पता होना चाहिए कंपनी रूल का कब एंड हुआ, पहले तो मोनोपोली वगैरह खत्म किया गया, कंप्लीटली एंड कब किया गया, 1858 में। इंडिया नाउ गवर्न इन द नेम ऑफ क्राउन, क्राउन के नेम पे जाएगा, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल एडवाइजरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे और क्राउन के नाम पे अब ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा इंडिया के अंदर। वायसराय असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वायसराय को कौन असिस्ट करेगा, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करेगा, ठीक है। एंट्री इन सिविल सर्विसेज, इंडियन एंट्री
मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, IAS वगैरह जो उस समय बन रहे थे ना, इंडियन को अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू इंडियन को भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पार्डन वाज ग्रांटेड, पार्डन किसको, मतलब जो भी लोग इसमें, जो भी 1857 वॉर में भिड़े थे उनको छूट दे दिया गया, राहत दे दिया गया। इंडियन हु पार्टिसिपेट इन म्यूटिनी, ठीक है। उसके साथ एट स्टेट इन काउंसिल एज कॉर्पोरेट बॉडी, जो स्टेट ऑफ इन काउंसिल जो था ना उसको अब एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था एक तरह का कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इंड ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी इंड हो गया। तभी ना हम आपको बताया आपको कि कंपनी रूल कब से स्टार्ट हुआ, 1773 से लेके 1858 तक कंपनी रूल चला। उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि यहाँ पे 1858 एक्ट आया, मतलब कंपनी रूल का एंड हो गया। उसके बाद हम आपको क्या बताए, हम आपको बताए क्रॉन रूल स्टार्ट हो गया। क्रॉन रूल कब से स्टार्ट हुआ, 1858 से लेके आप देख लो, यहाँ 57 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1858 से आप कब तक देखोगे, 1947 तक, ठीक है। इंडिया नाउ डायरेक्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, अब डायरेक्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश हुआ, ठीक है। इंडियन प्रिंस टू रिमेन्स इंडिपेंडेंट, इंडियन प्रिंस का पावर स्नैच किया जा रहा था, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया, ठीक है। इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जिसके थ्रू बहुत सारा स्नैच किया जा रहा था, बट ब्रिटिश क्या कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ के थ्रू प्रिंस के पावर को कर्टेल कर रहे थे, उनके पावर को अपने तरफ ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं पता तो समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अगर किसी भी राजा का अपना बच्चा, मेल बच्चा अगर नहीं होगा, मतलब किसी के थ्रू उसको ये नहीं करना है कि अडॉप्ट करना है, मेल अपना कोई मेल नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं चला। कैसा पॉलिसी था, अगर आपका बच्चा नहीं होगा तो आप नहीं चला सकते हो, आप रन नहीं कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अपना स्टेट को आप नहीं चला सकते हो, राजा नहीं रह पाएगा। यही नहीं हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, क्या हुआ था झांसी में, क्या हुआ था, उनका कोई अपना संतान नहीं था, इसलिए उनसे पावर ले लिया गया। अगर वो लड़ी तो देखो आप क्या क्या कर लिया गया, बाद में झांसी को एक्वायर कर लिया गया। तो यही सब पॉलिसी था जिसके कारण यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था ना, और जो भी पावर था कंपनी का, उसको खत्म कर दिया कंपनी रूल को, और क्रॉन रूल स्टार्ट हो गया। तो इसको हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा वो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो पूरा का पूरा एक्ट हम देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक, जिसमें जो भी एक्ट वगैरह आया था, 1892 आया था, फिर 1909 आया था, फिर 1919 आया था, फिर 1935 एक्ट आया था। ये सब एक्ट देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये फ्री इनिशिएटिव आपको काम आ रहा है, अच्छा नोट्स बन रहा है, तो काइंडली कमेंट कीजिए, वही हमको फ्यूल देता है, वही हमको माइलेज देता है, सो दैट कि हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ सके। थैंक यू एवरीवन।